हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोगों ने स्पेशली बेसिक जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो थी उसको जाना था। आज उसके थोड़ा क्षेत्र विस्तार से जुड़े हुए उसके जो प्रमुख स्थल है, कहाँ पे स्थित है, किस स्टेट में है और क्या छोटी मोटी विशेषताएं उससे जुड़ी हुई है, उसको देखेंगे। एक पार्ट और आएगा जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग अधिक पकड़ेंगे। यहाँ हम लोग काफ़ी हद तक मैप के थ्रू सिंधु घाटी सभ्यता को देखने का प्रयास करेंगे ताकि आसानी से इसके क्वेश्चनों को समझा जा सके। कई बार क्या करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को, आज जो नया ट्रेंड आया है, क्वेश्चन को क्या करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास करते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेटेड प्रयास जो करते हैं उसको समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उससे बाद भी क्वेश्चन को सही बनाने के लिए थोड़ा सा मैप वगैरह पे देखा हुआ होना चाहिए। तभी आपका गेसिंग वर्क जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा काम कर पाता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पढ़े हुए ही आए, हो सकते हैं थोड़ा सा बिना पढ़े भी आए। तो जो बिना पढ़े हुए क्वेश्चन में से आप 10-12 अगर सही कर लेते हैं तो वही आपके रिजल्ट का कारण बन जाते हैं, और वह तब सही होता है जब थोड़ा सा बेसिक आपका समझा हुआ। तो चलिए इसी को हम लोग आज देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो चीज़ें पढ़ी थी थोड़े से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और यह कांस्य युगीन आधि ऐतिहासिक सभ्यता तथा नगरीय सभ्यता के रूप में विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। न केवल यह भारत में बल्कि विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इस नगरीय सभ्यता के खोज के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज हुई और पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, और इस तरह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग आते हैं मैप पे, देखते हैं कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तृत थी। तो ये तो भारत का मैप भली भांति परिचित है। ये क्षेत्र है पाकिस्तान, जो कभी भारत का ही हिस्सा था, और इस पाकिस्तान से इस तरफ है अफगानिस्तान। तो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। लेकिन जब हम विस्तार की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और जो त्रिभुजाकार रूप में इसका स्वरूप फैला हुआ है उसकी बात करते हैं, तो वह केवल भारत और पाकिस्तान का ही हिस्सा लिया जाता है, उसमें अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं लिया जाता है। ऐसे आपको इनमें हम आज स्थलों को बताएंगे कि कौन से स्थल कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल मिले हैं और उसी को पढ़ना है। कौन कौन से 2 स्थल मिले हैं, चलिए उसको देखते हैं। सोतुगई, याद रखेंगे, सोतुगोई और मुंडी काक, ये अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं। कभी गलती से ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए कि अफगानिस्तान से कौन से 2 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। सोतुगोई और मुंडी काक, ये 2 स्थल हैं जो स्पेशली अफगानिस्तान से मिले हैं। अब आते हैं हम लोग पाकिस्तान क्षेत्र में। चूँकि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानी मानी जाती रही है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, और ये दोनों के दोनों जो प्रमुख स्थल है वो स्पेशली पाकिस्तान में स्थित है। और हमने पिछले वीडियोस में देखे थे कि लगभग 1000 से अधिक स्थल, 1000 के आसपास स्थल भारत में और लगभग 500 के आसपास स्थल पाकिस्तान में मिले हैं। लेकिन इतने स्थलों को ना तो पढ़ा जा सकता और ना ही याद रखा जा सकता है। तो जिन स्थलों में कुछ प्रमुखता है, विशेषता है, उन्हीं स्थलों से क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। अब आइए हम लोग चलते हैं पाकिस्तान क्षेत्र में, अध्ययन करते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ से मिले। तो ये है हमारे भारत का पंजाब क्षेत्र, ये भारत का पंजाब क्षेत्र है, और यही से सटा हुआ पाकिस्तान में भी एक पंजाब क्षेत्र है। पंजाब 2 भागों में बटा था, एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया और ये पंजाब नाम से ही जाना जाता है वहाँ भी। तो इस पंजाब क्षेत्र में एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा। ये हड़प्पा पंजाब के, ये पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ पाया गया है, और इसकी खोज जो है वो रावी नदी के तट पे की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? रावी नदी के तट पे।
अब चूंकि पहला स्थल है रावी नदी के तट पे खोजा गया है, कई बार एग्जाम में क्या ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, और हमेशा पहला जो ऑप्शन है वो सिंधु रखेगा। इसका कारण क्या होता है कि हमने इस चैप्टर को बार बार सिंधु सभ्यता पढ़ा है, तो दिमाग में सिंधु नदी इतना ज़्यादा अटैक कर जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सिंधु ही टच कर देते हैं। तो ये याद रखना है कि नहीं, हड़प्पा कहाँ पाए गए, रावी नदी के तट पे पाए गए। तो पाकिस्तान में बेसिकली 3 स्टेट, एक पंजाब, दूसरा सिंध और तीसरा बलूचिस्तान, इस 3 राज्यों से हमें पाकिस्तान के स्थलों की जानकारी मिलती है। तो पंजाब में हमें सिर्फ एक महत्वपूर्ण है जिसे याद रखना है, वो है कौन सा, हड़प्पा। अब आते हैं सिंध में, तो सिंध में 2-3 हम याद रख सकते हैं। एक सबसे मेन जो सिंधु नदी के दाएं तट पे है, ये नदी सिंधु नदी है जो भारत से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आती है। इस सिंधु नदी के दाएं तट पे जो स्थित शहर है उसका नाम है मोहनजोदड़ो, और यह सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में। और जो बाएं तट पे एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है चन्हू-दरो, ये इसके बाएं तट पे सिंधु नदी के स्थित है। इसके अलावा एक स्थल और है जो हमें यहाँ सिंध प्रांत से पढ़ना है, उसका नाम है कोट दीजी। ये इसी सिंधु नदी के इस तरफ मोहनजोदड़ो है और इस तरफ ये है, याद रख लेंगे इसको, कोट दीजी। तो इस तरह से सिंध प्रदेश से हमें 3 महत्वपूर्ण स्थल के नाम हमेशा याद रहने चाहिए। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से 3 स्थल हम लोगों ने देखे, एक मोहनजोदड़ो, एक चन्हू-दरो और एक कोट दीजी। अब आते हैं बलूचिस्तान क्षेत्र में। बलूचिस्तान क्षेत्र से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, आप लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, ये बलूचिस्तान के सबसे अंतिम छोर पे सुतका गेडोर। तो ये सुतका गेडोर क्या है, ये सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल माना जाता है और यह सबसे इसकी चौहद्दी का सीमा स्थल भी माना जाता है। तो इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान क्षेत्र से 2-3 और नाम के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे डाबरकोट और बालाकोट। तो ये 2 नाम आसानी से आप याद कर सकते हैं। सुतका गेडोर, डाबरकोट, बालाकोट किस क्षेत्र में है, बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चन्हू-दरो, कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और इस तरह से ये कुछ प्रमुख स्थल है जिसे हम लोगों को पंजाब में देखना है। और सुतगोई और मुंडी काक, ये 2 ऐसे जगह थे जो हमने अफगानिस्तान में देखे थे। तो बिल्कुल बांट कर पढ़े, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान प्रांत के अलग, सिंध प्रांत के अलग और पंजाब प्रांत के अलग। अब आते हैं हम भारत की ओर, और भारत में ये सभ्यता के स्थल आपको पता होगा कि उत्तर पश्चिम भारत में पाए गए। और उत्तर पश्चिम भारत में विशेष रूप से अगर हम राज्यों की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र तथा यूपी में इसके स्थल पाए गए। ये 2 स्टेट मैंने सिंबॉलिक के रूप में आपको यूज किया है कि ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड है। यहाँ से कोई स्थल नहीं मिले हैं और ना ही इसको पढ़ने की ज़रूरत है आपको। यहाँ से कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन से स्थल किस राज्य से मिले हैं और क्या क्या क्वेश्चन उससे बनते हैं। हालांकि मैं जो प्रमुख स्थल है उसके लिए अगले वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं एक चार्ट के माध्यम से उसके ऑब्जेक्टिव्स को हल करने का प्रयास करूँगा। आ जाइए, चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक ही स्थल मिला है, मांदा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था मांदा। ये मांदा जम्मू कश्मीर से पाया गया है चिनाब नदी के तट पे, और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, यानी उत्तरी सीमा का ये निर्धारण करता है। सबसे उत्तर में स्थित स्थल अगर जम्मू कश्मीर का कोई सिंधु घाटी सभ्यता का है तो वो कौन है, मांदा है। अब आ जाइए, हम लोग इसके नीचे उतरते हैं और पंजाब क्षेत्र में चलते हैं। तो पंजाब से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। एक आप लोग रोपर का नाम सुने होंगे, पंजाब में मैं यहाँ लिख देता हूँ पंजाब, और पंजाब से 1-2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। रोपर,
ठीक है, ये कहाँ से पाया गया है? पंजाब से पाया गया है और वर्तमान में पंजाब में रूपनगर जगह है, वहीं से ये मिलता है, रोपर स्थल प्राप्त हुआ है, रूपनगर रोपर। इसके अलावा एक और जगह है पंजाब में जिसका आप नाम याद रख सकते हैं, शंघोल। तो आप पंजाब से दो ही नाम याद रख सकते हैं कि पंजाब में, भारतीय पंजाब क्षेत्र में मुख्य रूप से दो जगह, एक रोपर और एक शंघोल याद रख सकते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार क्या होगा एग्ज़ाम में, एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के नाम, एक तरफ उनके राज्य के नाम, और मिलान करने के लिए दे दिए जाएंगे कि आप मिलान करें कि ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई बार क्या करेंगे, एक तरफ अलग अलग शहरों के नाम दे देंगे और एक तरफ नदी के नाम दे दिए जाएंगे और मिलान करने के लिए बोल दिए जाएंगे। तो अगर स्टेट पता है तो आप नदी भी गेस कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होंगे कि क्वेश्चन में 4 शहरों के नाम दिए जाएंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात में नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन गुजरात में हैं। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पंजाब में देखा कि रोपर और शंघोल, यहाँ से आप ये दो नाम याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके पड़ोसी हरियाणा के पास। हरियाणा के पास, हरियाणा से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। एक है बनवाली और दूसरा है राखीगढ़ी। इसके अलावा एक और आप पढ़ सकते हैं भगवानपुर। अब देखिए, यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूँ, ये आप 100% याद रखें कि हरियाणा से कौन कौन पाया जाए हैं। सिंपल सा एक लॉजिक भी लगा सकते हैं कि हरियाणा में जाके राखी बंधवाली, तो राखी से हो गया राखीगढ़ी और बंधवाली से हो गया बनवाली, और भगवान का नाम लेकर के राखी बनवा रहे हैं तो भगवानपुरा। तो इस तरह से भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बनवाली से जो है वो मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं और वो बैलगाड़ी का एक खिलौना मिला है, जो कि क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में आए हैं। अभी हाल ही में इससे पिछले वाले बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा राखीगढ़ी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको आपको याद रखना होगा। यहाँ राखीगढ़ी और यहाँ मोहनजोदड़ो, इन दोनों में कन्फ्यूजन होते रहता है। क्या हुआ कि अगर पूछा जाता आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सभी नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सभी नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन यदि वर्तमान भारत में प्राप्त सभी स्थलों में सबसे बड़ा कौन नगर है, तो वह है राखीगढ़ी, और यह हरियाणा में पड़ता है, जिसकी चर्चा बुक्स में बहुत कम होती है। लेकिन सबसे भारत में उपस्थित शहरों में सबसे बड़ा नगर कौन है? राखीगढ़ी है। तो आप यहाँ से भी ये भी याद कर सकते हैं और यहाँ से मोहनजोदड़ो याद कर सकते हैं। तो दोनों याद हो गए। तो हमने पंजाब देखा, हरियाणा देखा। अब आते हैं हम लोग राजस्थान की ओर। ये राजस्थान से आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। एक है कालीबंगा और दूसरा है बालाथल। तो राजस्थान से स्पेशली कालीबंगा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बालाथल से कम आते हैं, लेकिन आप नाम याद रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इसके अलावा स्थल नहीं, मैंने बताया है कि लगभग 1000 स्थल भारत से खोजे गए हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण स्थल है जिनको कम से कम आपको याद रखना चाहिए, जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। कालीबंगा में आते हैं। कालीबंगा से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो कालीबंगा यह राजस्थान में पाया गया। जब यहाँ खुदाई हुई तो काली रंग की चूड़ियाँ मिली, और काली ब्लैक और चूड़ियाँ हो गया बंगा, तो ये कालीबंगा, ठीक है। नाम से ही आप प्राप्त कर सकते हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे हल्के निशान जमीन के खेतों पे पाए गए हैं, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अग्नि कुंड वगैरह की जानकारी भी कालीबंगा से मिली है, वहीं पे साक्ष्य मिले हैं इसके। तो ये कालीबंगा आपको निश्चित रूप से याद रखना है। कालीबंगा के खोजकर्ता के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। इनके कालीबंगा के खोजकर्ता है
लाल एवं थापर, ठीक है, लाल एवं बीबी लाल एवं थापर है। तो याद करने के लिए आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि काली बंगा, काली चूड़ी, लाना था काली चूड़ी, लेके आ गए कैसी चूड़ी, लाल, साथ में उनको लगा थप्पड़, तो हो गया थापर। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि काली बंगा के जो खोज करने वाले थे वो लाल एवं थापर थे। और कुछ के खोजकर्ता तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जैसे हमारा जो पहला शहर था हड़प्पा, उसकी खोज जो है हमारे दयाबराम शाहनी जी ने किया था और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने किया था। तो इसका एक चार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग राजस्थान पढ़े, पंजाब पढ़े, हरियाणा पढ़े। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पंजाब में 2 याद रखना है, रोपर एवं शंघोल। हरियाणा में 3, बनवाली, राखी गढ़ी, भगवानपुर, भगवान का नाम लिया और राखी बंधवाली। राजस्थान में काली बंगा और बालाथल, ठीक है। अब आते हैं मुख्य रूप से एक यूपी के पास चलते हैं। यूपी के पास ऐसे तो आपने पढ़ा था इसमें पिछले वीडियो में भी कि यहाँ एक आलमगीरपुर जगह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह जो है यूपी में पड़ता है। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि यूपी में जो सबसे पूर्वी स्थल है वो पाया गया है आलमगीरपुर। इस आलमगीरपुर के अलावा भी 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ से यूपी से याद कर सकते हैं, जैसे संगौली, ठीक है, और बड़गांव, संगौली, बड़गांव और आलमगीरपुर, ये आप याद कर सकते हैं कि ये स्पेशली यूपी से पाए गए हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं, यूपी, आलमगीरपुर, संगौली, बलगांव, ठीक है, बरगांव। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गुजरात। तो उसको देखने से पहले हम लोग महाराष्ट्र को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एक ही स्थल पढ़ना है। आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में दाइमाबाद, दाइमाबाद जो इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है और यह अहमदनगर ज़िले में स्थित है और गोदावरी नदी के तट पे है। और यहाँ जो आलमगीरपुर था वो हिंडन नदी के तट पे थे और ये जो सुतका गेट रोड था वो दास्क नदी के तट पे था और ये सबसे उत्तरी चिनाब नदी के तट पे था। कम से कम ये बाउंड्री लाइन्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और इस तरह से एक शेप बनता है जिसको हम लोग त्रिभुजाकार शेप के रूप में जानते हैं, ठीक है। और तो यहाँ से आप महाराष्ट्र से एक याद कर सकते हैं दाइमाबाद। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कहाँ है, किस नदी के तट पे है और किस राज्य में। अब आ जाइए गुजरात के पास। यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं गुजरात से, उसी को हम लोग देखते हैं। तो गुजरात से पूछे जाने वाले पॉइंट्स को देखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा लेते हैं। गुजरात, इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है हम लोग को लोथल। लोथल से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है कि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या पतन था और यहाँ से व्यापार होते थे, जलीय मार्ग से व्यापार का यह केंद्र था। लोथल से ही आपको स्पेशली अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। ये लोथल काफ़ी प्रसिद्ध रहा है गुजरात का। इसके अलावा एक आपको पढ़ना है धौलावीरा, ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। धौलावीरा से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं। धौलावीरा एक बहुत ही सुव्यवस्थित नगर के रूप में था, जैसे कि मोहनजोदड़ो वगैरह थे। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या होते थे, 2 खंडों में विभाजित थे, ऊपरी नगर निचले नगर में। लेकिन यह धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित मिला है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ये यूपीएससी में भी पूछा जाएगा का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो वह कौन हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। वो 3 खंडों में विभाजित थे, बाकी सभी 2 खंडों में विभाजित थे। इसके अलावा जल निकासी के लिए जो नालियों का प्रबंध था वो सबसे व्यवस्थित नाली प्रबंध धौलावीरा से ही मिलता है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं गुजरात में सुतकोटदा,
इस सुतकोद्दा से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका पढ़ने को मिलता है कि घोड़े के अस्थि के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये सुतकोद्दा से मिले हैं। और इसका कारण ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था ये समुद्री क्षेत्र था, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि ईरान क्षेत्र से घोड़े बंदरगाह के माध्यम से आए होंगे और इसी गुजरात क्षेत्र में आकर के एक दो आए होंगे जिनके अवशेष यहाँ बचे हुए मिले हैं। अन्यथा बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र थे वहाँ से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कहाँ से मिले हैं। कई बार ये पूछा गया कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी तरह से घोड़े से परिचित थे, तो पूरी तरह से नहीं थे, क्योंकि इसके अवशेष केवल यही सुतकोद्दा मात्र से मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप गुजरात में देखिएगा तो रंगपुर, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि चावल के अवशेष जो है वो लोथल के अलावा रंगपुर में भी मिला है, तो इससे भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में अगर देखें तो भगत राव एक जगह है, तो यह भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गुजरात से। और इसके अलावा रोजदी, ये भी गुजरात से। तो आप 4-5 स्थल गुजरात से याद कर सकते हैं। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्वतंत्रता के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू हुई तो अभी तक सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले हैं, तो वो गुजरात में मिले हैं। तो नाम से ही देख रहे हैं लिस्ट सबसे लंबा किसका है, गुजरात का है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, आपको याद रखने हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख स्थल। हमने देखा अफगानिस्तान में सोतुगोई, मुंडीकाक। हमने पाकिस्तान में देखा हरप्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, कोट दीजी, डाबरकोट, बालाकोट, सुतकागेडोर, ये सब हमने पाकिस्तान क्षेत्र में देखा। भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र के हमने मांदे को देखा, पंजाब में हमने देखा रोपड़ को, हरियाणा में हम लोगों ने देखा राखीगढ़ी, बनवाली, भगवानपुरा, राजस्थान में हमने देखा गुजरात और महाराष्ट्र और यूपी। ये प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मिले हैं। अब आइए हम लोग इस सभ्यता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिससे बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसी को माना जाता है, वह है नगर नियोजन। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर नियोजन, क्योंकि इस प्राचीन सभ्यता में जो नगर प्राप्त हुए हैं, जो नगरीय स्वरूप मिला है और नगर के जो सारी विशेषताएं मिली हैं, ये वास्तव में किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती हैं। यही कारण है कि इसका नगर नियोजन काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इस नगर नियोजन की एक पहली विशेषता ये थी कि यह ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ये ग्रिड पद्धति क्या थे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होती है कि सड़कें एकदम सीधी होती हैं और एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, और इस तरह से समकोण पे काटने पे ये एक सड़क हो गया और इसके बीच में ये घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे घर बनाए गए, यहाँ पे घर बनाए गए, और इन सड़कों के किनारे किनारे ही घर बने हुए हैं और सड़क जो है इस तरह से समकोण चल रही हैं। तो देखने में ये क्या होता है, एक शतरंज नुमा आकार लेता है। और शतरंज में जैसे हम लोग देखते हैं कि 64 खाने होते हैं सीधी सीधी रेखा में एकदम, वैसे ही यहाँ पे सड़कों के एकदम सीधे सीधे किनारे घर मिले हैं। इसी पूरे पद्धति को कहा जाता है ग्रिड पद्धति, जो यहाँ पर नगर नियोजन में देखने को मिलता है। तो सबसे प्रमुख व्यवस्था ग्रिड पद्धति थी। इसके अलावा शहरों का विभाजन, शहर 2 भागों में बटे हुए थे, एक को पूर्वी नगर, एक को पश्चिमी नगर कहा जा सकता है। पूर्वी नगर जो होता था, अब देखिए इसको समझते हैं, शहर 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी नगर एवं पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर निचला नगर होता था, यानी इसकी ऊंचाई कम होती थी, ये निचले थे। और पश्चिमी जो नगर थे वो दुर्ग कहलाते थे या ऊपरी नगर कहलाते थे। इसमें संभवतः अमीर लोग रहते थे, अर्थात इसके बने हुए भवन अधिक विकसित, अधिक सुव्यवस्थित हैं। नतीजा ये है कि ये अमीरों का है, और यहाँ गरीब लोग अर्थात मजदूर, किसान वर्ग आदि लोग यहाँ रहते थे। तो निचला नगर और ऊपरी नगर, जिसे दुर्ग कहा जाता था, ये 2 भागों में ये इस सभ्यता के जो शहर थे वो विभाजित पाए हैं। मोहनजोदड़ो में भी यही स्थिति मिली है, हड़प्पा में भी यही स्थिति मिली है, यहाँ तक कि अधिकांश जो सभ्यता के नगर मिले हैं वहाँ यही स्थिति मिली है। लेकिन मैंने अभी बताया था कि केवल धौलावीरा एक ऐसा जगह रहा है जहाँ 3 भागों में बटा हुआ मिला है।
तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि किस शहर से सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3 भागों में बटा हुआ मिला है। तो हाँ, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ? गुजरात। अब इस सभ्यता में ये जो दुर्ग बने थे, ये जो किले बने थे, ये चारों तरफ से दीवारों से घेरे जाते थे और इसके लिए भी ईंट का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ जो इसमें भवन बनते थे उसके लिए भी ईंट का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता से कच्ची ईंटें एवं पक्की ईंटें दोनों प्रकार की ईंटों का प्रमाण मिला है। जहाँ कच्ची ईंटों से ये दीवारें, सड़कें आदि बनाई जाती थी, वहीं जो विशाल भवन वगैरह बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो दोनों प्रकार के ईंट मिले हैं और सबसे बड़ी विशेषता ईंटों की ये है कि ये सभी एक अनुपात में मिले हैं, 4:2:1, अर्थात 4 इसकी लंबाई, 2 इसकी चौड़ाई और 1 इसकी मोटाई, इस शेप में ही सभी ईंटें मिले हैं। तो इससे ये एक नगरीय विशेषता में ईंट की विशेषता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ईंटों का स्वरूप क्या था? 4:2:1, इस अनुपात में ईंटें मिली। हम फिर देखते हैं सड़कों। सड़कों से जुड़े हुए पॉइंट्स क्वेश्चन में बहुत कम पूछे जाते हैं। ये समझने के लिए है कि हमने अभी देखा कि ग्रिड पद्धति के अनुसार सड़कें समकोण हुआ करती थी, एकदम सीधी आकर के सीधे टर्न करती थी, फिर इस तरह से मुड़ती थी। तो सड़कें समकोण पे काटती थी और घरों के पास से गुजरती हुई रहती थी। नतीजा ये होते थे कि इसके आसपास में घर बनते थे और ये पद्धति कहलाती थी ग्रिड पद्धति। सड़कें भी 2 प्रकार की थी। एक मुख्य सड़क थी जो अत्यधिक चौड़ी होती थी, लगभग 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी, और जो गली की सड़कें थी वो लगभग 3 से 4 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। तो गली की सड़कें थोड़ी पतली और मुख्य सड़कें अधिक चौड़ी हुआ करती थी। यह देख के कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है कि आज जो हमारी स्थितियाँ हैं उससे कम व्यवस्थित स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। तो सड़कें थी। दरवाजे से एक क्वेश्चन बनता है, क्या हुआ? इस सभ्यता के लोग जो थे वो खिड़की और दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खोल करके अंदर जो पतली सड़क होती थी उसकी ओर खोलते थे। अब ऐसा किस कारण से किया जाता था ये गारंटेड नहीं है बता पाना, लेकिन संभवतः या तो वे सुरक्षा या फिर वो शहर के धूल से बचने के लिए इस व्यवस्था को अपनाते रहे होंगे। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ये मुख्य सड़क की ओर ना खोल करके अंदर की ओर खोलते थे और केवल लोथल वह जगह मिला है जहाँ से यह मुख्य सड़क की ओर खुलता हुआ मिला है। आ जाइए आगे। तो दरवाजे से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। फिर अगला है कुआं। तो हर घर में लगभग कुओं की प्राप्ति हुई है जहां वो पानी रखते थे और पीने के लिए जल की व्यवस्था किए हुए थे। और इस कुओं के अलावा ये जो जल प्राप्ति का जगह था, इसके अलावा निकासी के लिए भी नालियों की व्यवस्था थी, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक माना जाता है इस नगर नियोजन का। ऐसी विशेषता मेसोपोटामिया की भी सभ्यता में देखने को नहीं मिली है। तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि जो भवन होते थे वहाँ से नालियाँ निकलती थी और पतली सी नाली जा कर के मुख्य सड़क की नाली में मिलती थी, और मुख्य सड़क की नालियाँ जो थी वो शहर से बाहर ले जा कर के गंदगी को छोड़ती थी। और इससे पहले जगह जगह पे बड़े बड़े हौज बने होते थे। इस हौज में क्या होता था, नालियों से बहने वाला कचरा जा करके जमा हो जाता था और फिर पानी इस तरह से बहते हुए आगे निकल जाते थे। इस हौज की सफाई के लिए व्यवस्था की गई थी और यहाँ से जगह जगह से मतलब जो हौज में जमा होने वाले कचरे थे उसको निकाल लिया जाता था और इस तरह से ये नाली सुव्यवस्थित ढंग से काम करते थे। ये नाली की व्यवस्था सभी जगह मिली है, लेकिन धौलावीरा से क्या हुआ है, लकड़ी की नाली मिली है। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ दिया गया है कि लकड़ी की नालियों की सुव्यवस्थित जल प्रणाली कहाँ से मिली है, तो धौलावीरा से मिली है और सबसे व्यवस्थित वहीं से मिली है। तो आपको वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उसको याद रखना है। अब आ जाते हैं शौचालय वगैरह का। तो बहुत सारे विदेशी जो खुदाई करता पुरातत्ववेता थे, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आधुनिक सभ्यता के जो शौचालय संबंधी विशेषताएं हैं या फिर जो हर घर में इस तरह की विशेषता देखने को मिलती है, ये सिंधु घाटी सभ्यता इस चीज़ों से परिचित थे और इस तरह की व्यवस्था उन्होंने घरों में की थी। तो यहाँ से कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं। अब आ जाइए नगर नियोजन में एक सामूहिक भवन से क्वेश्चन आता है। सामूहिक भवन वो थी जो विशेष रूप से पूरे समाज या गांव के या शहर के लोगों के लिए बनाए जाते थे। इसमें आप विशेष रूप से 3-4 चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, इसमें क्या है, किनारों पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस
सामूहिक जल कुंड में उतरने के लिए, संभवतः यह किसी विशेष अवसर पर स्नान का केंद्र हुआ करता था। यहाँ लोग आते थे और स्नान करते थे, इसके पास में बने छोटे छोटे रूम में कपड़े बदलते थे और समारोहों में भाग लेते थे। ये जल केंद्र जो थे एक सामूहिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा विशाल अन्नागार क्या है? अन्न भंडार के रूप में थे। बड़े बड़े गोदाम बने थे जहाँ पे अन्न को भंडारित किया जाता था और उनसे वहाँ पर अनाज सुरक्षित रखा जाता था और फिर नदियों के माध्यम से उनका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा सामूहिक सभागार भी बना हुआ मिला है जहाँ पर लोग एकत्रित होते थे। तो ये सामूहिक भवन भी इस नगरीय नियोजन की एक प्रमुख विशेषता थी। इस तरह से हम लोगों ने देखा